दोस्तों 1400 BC की बात है। उस समय पूरे इजिप्ट पर फराओ थूथमोस III का शासन था। एक दिन की बात है जब थूथमोस III का पोता राजकुमार थूथमोस IV गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसे एक सपना आया कि एक शेर जिसके मुंह में इंसानी मुंह लगा हुआ है वो शिकार करने जा रहा है। लेकिन तभी अचानक से वो रेत के ढेर में धंसने लगता है और कुछ ही समय में वो उसमें समा जाता है और सपने में ही थूथमोस IV से कहता है कि अगर वो उसे रेत से बाहर निकाल देगा तो वो इंसानी मुंह वाला शेर उसे पूरे इजिप्ट का शासक बना देगा। सपने में ऐसा होता देख थूथमोस IV तुरंत ही उठ गया, लेकिन वो इस सपने को एक बुरा सपना समझ के भूल गया। लेकिन कुछ सालों के बाद जब वो इजिप्ट का राजा बना तो उसे वो सपना याद आया और उसने उसी जगह पर खुदाई करवाना शुरू की जिस जगह उसके सपने में शेर जमीन में समाया था। कुछ गहराई तक खुदाई करवाने के बाद उसे अपने सपने वाली एक बड़े शेर की इंसानी खोपड़ी वाली एक मूर्ति मिली, जिसे आज हम सब स्फिंक्स के नाम से जानते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि ये स्टैचू गीजा के पिरामिड से भी कई साल पुराना है। खुदाई में मिले इस स्टैचू को जब पूरी तरह से रेत से बाहर निकाला गया तो सभी ने इस स्टैचू को पहली बार देखा, पर थूथमोस IV समेत पूरे इजिप्ट वासियों के जहन में उस समय सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था कि ये स्टैचू आखिर यहाँ आया कैसे। जमीन में दबे होने के कारण वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया कि ये स्टैचू गीजा के पिरामिड से भी ज्यादा पुराना है, पर थूथमोस समेत समस्त इजिप्शियंस के जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि गीजा से भी पुराने इस स्टैचू को आखिर किसने बनाया और ये सपना सिर्फ थूथमोस IV को ही क्यों आया, जबकि थूथमोस IV से पहले इजिप्ट के इतिहास में कई राजा और रानियां हुई हैं। दरअसल दोस्तों थूथमोस IV ने जब उस विशालकाय शेर के मुंह वाले स्टैचू जिसका मुंह इंसान का था उसे जब खुदाई करके बाहर निकाला तो उसकी हालत काफी जर्जर थी, जिसके बाद थूथमोस IV ने सबसे पहले इस स्टैचू का रेस्टोरेशन करवाया और उसको पूजना शुरू किया। ऐसा इसलिए क्योंकि थूथमोस का ऐसा मानना था कि इस स्टैचू की वजह से वो इजिप्ट का राजा बना है और ये एक दैवीय चमत्कार है। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि इजिप्ट चारों ओर से रेत से घिरा हुआ है, जिसके चलते रेत के तूफान और उससे होने वाले डैमेज से इस स्टैचू को बचाने के लिए थूथमोस IV ने इसके चारों ओर एक ऊंची दीवार भी बनवाई ताकि इस दीवार से इस स्टैचू पर होने वाला इफेक्ट कम हो सके। कुछ समय बाद सारे इजिप्ट वासी स्फिंक्स को पूजने लगे। इनफैक्ट थूथमोस IV के बाद भी कई ऐसे राजा हुए जिन्होंने स्फिंक्स को उनके गॉड की तरह पूजा, लेकिन उन्होंने स्फिंक्स की मेंटेनेंस पर खासा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ध्यान दिया तो सिर्फ पिरामिड्स की मरम्मत पर। थूथमोस IV द्वारा बनवाई गई दीवार के चलते रेत से आने वाले तूफान इस मूर्ति को खासा नुकसान तो नहीं पहुंचा पाते थे, पर तूफान के कारण रेत के पार्टिकल्स मूर्ति के पास इकट्ठा जरूर हो जाते थे। धीरे धीरे करके हजारों सालों के बाद स्फिंक्स एक बार फिर से रेत के नीचे दब गया और अंत में सिर्फ उसका सिर ही बाहर बचा। दोस्तों इतिहास में थूथमोस के बाद इजिप्ट के किसी भी राजा के द्वारा स्फिंक्स के बारे में सोचने या उसका नवीनीकरण यानी रेनोवेशन कराने का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है, और जो प्रमाण हमें मिलता है वो मिलता है साल 1817 में, जब जियोवानी बटिस्टा कैविगिलिया ने 160 वर्कर्स के साथ मिलकर स्फिंक्स के आसपास से रेत को हटाने की कोशिश की। दोस्तों आपको पता होगा कि रेत पूरी तरह से ड्राई होती है और उस समय उन वर्कर्स के पास अच्छे इक्विपमेंट्स ना होने के कारण वो जितनी तेजी से रेत को स्फिंक्स के चारों ओर गड्ढा करके हटाते थे वो रेत उतनी ही तेजी के साथ उस गड्ढे में वापस चली जाती थी। कई कोशिशों के बाद भी जब वो स्फिंक्स को बाहर नहीं निकाल पाए तो उन्होंने हार मान ली और खुदाई को वहीं बंद कर दिया। इसके 113 सालों के बाद साल 1930 में इजिप्शियन आर्कियोलॉजिस्ट सलीम हसन ने अपनी एक बड़ी टीम बनाई और उन्होंने भी स्फिंक्स को बाहर निकालने की कोशिश की और कुछ समय तक मेहनत करने के बाद वो इस स्टैचू को मिट्टी से बाहर निकालने में सफल रहे। दोस्तों ये वो दौर था जब हजारों सालों के बाद स्फिंक्स को किसी ने पूरा एक साथ देखा था। हालांकि स्फिंक्स का निर्माण किसने किया ये सवाल लंबे समय से मिस्र वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों को परेशान करता रहा है। मार्क लेहनर, जाही हवास और कई आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग 2700 ईसा पूर्व के दौरान की बात है जब पूरे मिस्र में खाफरे का शासन था। मिस्र में खाफरे के राजवंश द्वारा 500 सालों तक राज्य किया गया था और इसी टाइम पीरियड के दौरान खाफरे ने ही इस स्टैचू का निर्माण करवाया था। खाफरे के राजवंश का शासन इजिप्ट में 2700 से 2200 ईसा पूर्व तक चला।
जिसके बाद ग्रह युद्ध और अकाल ने उसके साम्राज्य को पूरी तरह से तोड़ दिया, जिसके बाद सालों तक ये स्टैचू ज्यों का त्यों खड़ा रहा। वहीं रिसर्च में मिले दूसरे एविडेंस के अकॉर्डिंग कई आर्कियोलॉजिस्ट ने कई थ्योरीज बनाई हैं और उनके अकॉर्डिंग इस महान स्फिंक्स की एज 10,000 साल से भी ज्यादा है, जबकि पिरामिड्स 5,000 साल पुराने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने अभी तक सुना होगा कि पिरामिड सबसे पुराने हैं, लेकिन पुरातत्वविदों की खोज के मुताबिक स्फिंक्स गीजा के पिरामिड से ऑलमोस्ट डबल एज का है। लेकिन दोस्तों, इतनी रिसर्च करने के बाद भी कई वैज्ञानिक अभी भी स्फिंक्स की एग्जैक्ट एज का पता नहीं लगा पाए हैं और उनका तो ये भी कहना है कि ये स्फिंक्स रिसर्च में पाई गई जानकारी से भी ज्यादा पुराना हो सकता है और इस पर अलग अलग वैज्ञानिकों और अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट के अलग अलग मत हैं। दोस्तों, जब 19वीं सदी में इजिप्ट के रहस्यों से पर्दा उठाया जा रहा था और जब इजिप्ट के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस यहाँ पर रिसर्च कर रहे थे, तो साल 1863 में ऑगस्ट मैरिएटे ने स्फिंक्स के आसपास खुदाई शुरू की। उन्होंने ये खुदाई स्फिंक्स के बारे में डिटेल से जानकारी लेने के लिए की थी। बता दें कि ऑगस्ट मैरिएटे एक फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट के साथ ही इजिप्टियोलॉजिस्ट भी थे। जब उन्होंने खुदाई की तो उन्हें वहाँ कुछ वॉल्केनिक रॉक्स मिले, जिन पर उन्होंने 2500 बीसी में इजिप्ट पर शासन करने वाले फराओ खाफरे की एक क्राफ्ट पेंटिंग को देखा। इसके अलावा खुदाई में उन्हें स्फिंक्स के चारों ओर कुल 24 पिलर्स भी मिले। इसके अलावा स्फिंक्स के चारों ओर 132 मीटर यानी कि 433 फीट में फैली एक दीवार भी मिली, जो कि हजारों सालों से रेत में दबी हुई थी। पर आखिर स्फिंक्स के पास से मिली इतनी सारी चीजों का मतलब क्या था? बता दे कि उस समय इसके बारे में जो भी जानकारियां हिस्टोरियंस को मिली उन्हें गुप्त ही रखा गया। वर्ष 1960 के दशक के अंत में जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट हर्बर रिक ने स्फिंक्स के आसपास उस समय मिले अवशेषों पर रिसर्च की, तो उनमें ऐसा पाया गया कि स्फिंक्स के आसपास मिले ये स्ट्रक्चर्स मंदिर के थे। एक ऐसा मंदिर जिसमें स्फिंक्स को भगवान की तरह पूजा जाता था और यहाँ पर फराओ आकर स्फिंक्स की पूजा करते थे। ये अवशेष एक ऐसे मंदिर के थे जिसमें 24 पिलर्स थे। हर्बर्ट रिक का तो ये भी कहना था कि ये मंदिर सूर्य देव को समर्पित था और इस मंदिर में बने ये 24 अलग अलग पिलर्स एक दिन के 24 घंटों को रिप्रेजेंट करते थे। अब दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये खुलासा बहुत बड़ा था, क्योंकि शुरुआत से ही वैज्ञानिक इस बात में कंफ्यूज रहते थे कि इजिप्ट में मौजूद गीजा का पिरामिड सबसे ज्यादा पुराना है या फिर वहां पर मौजूद स्फिंक्स। लेकिन पुरातत्वविदों के द्वारा की गई खोज में अब ये कंफर्म हो चुका था कि स्फिंक्स उस समय का है जब गीजा के पिरामिड्स का नामो निशान भी नहीं था और समय समय पर वैज्ञानिकों को इसके पास की गई खुदाई में इसके अवशेष भी मिले। ऐसे ही कुछ अवशेष मिले साल 1990 में, जब कुछ सैलानी अपने घोड़ों पर बैठकर गीजा के पिरामिड से होते हुए स्फिंक्स की तरफ जा रहे थे। तब उन टूरिस्ट में से एक महिला का घोड़ा अचानक से जमीन पर मौजूद किसी ठोस चीज से टकरा गया और उस घोड़े पर सवार वो महिला नीचे गिर गई। जब उस घोड़े के मालिक ने ये देखने की कोशिश की कि घोड़ा किस चीज से टकराया है, तो उन्हें वहाँ पर छोटी सी दीवार देखने को मिली। उसके आसपास थोड़ा और खुदाई की गई तो सब हैरान रह गए, क्योंकि वहाँ पर ईंटों की छोटी छोटी सी कई दीवारें मौजूद थी। इस घटना का पता जब इजिप्ट के पुरातत्व विभाग को लगा तो वो तुरंत ही उस जगह पर पहुंच गए और यहाँ आर्कियोलॉजी टीम ने खुदाई की तो उन्हें पता चला कि इस स्थान पर इजिप्ट के ओल्ड किंगडम का एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। इस कब्रिस्तान में करीब 600 लोगों को दफन किया गया था। कब्रिस्तान में दफन इन 600 लोगों में हर एक इंसान के नाम और उनकी उपाधियों के बारे में भी उनकी सेमेट्री पर लिखा हुआ था। इसके बारे में और डिटेल से जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट लहनर और जाही हवास ने इसके आसपास रिसर्च करना शुरू की और इस घटना के 9 सालों के बाद उन्हें कुछ ऐसा मिला जिससे सभी आर्कियोलॉजिस्ट पूरी तरह से चौंक गए। एक्चुअली दोस्तों, उन्हें वहाँ पर कई घर बने हुए दिखाई दिए और जब खुदाई में मिले इन सभी घर, कब्रिस्तान और आसपास में मौजूद इमारतों की मैपिंग की गई तो उन्हें पता चला कि हजारों साल पहले ये इजिप्ट का एक बड़ा शहर हुआ करता था, जिसका आकार आज के 10 फुटबॉल के मैदानों से भी बड़ा था। आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये सिटी खाफरे के शासनकाल की थी, जबकि लहनर और जाही हवास के अनुमान के मुताबिक इस सिटी में 2000 या उससे भी अधिक लोग रहते थे। दोस्तों, स्फिंक्स आज अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहा है। आज हवा, नमी और इजिप्ट की राजधानी कायरो के धुएं के कारण ये महान प्रतिमा लगातार क्रम्बल होती जा रही है, यानी कि ढहती जा रही है। साल 1950 से लगातार रेस्टोरेशन और प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के शुरुआती दिनों में मरम्मत के लिए सीमेंट का उपयोग किया गया था, जो चूना पत्थर से बिल्कुल अलग था। प्राचीन समय में इस इमारत को बनाने के लिए चूना पत्थर का इस्तेमाल किया गया था और इसलिए सीमेंट का उपयोग करने से इस इमारत को खासा नुकसान पहुंचा।
जिसके बाद अगले 6 सालों के टाइम पीरियड में इस स्टैचू में 2000 से अधिक चूना पत्थर के ब्लॉक्स जोड़े गए और मजबूती के लिए इसमें कई केमिकल्स डाले गए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। साल 1988 तक स्फिंक्स का लेफ्ट कंधा इतनी खराब स्थिति में आ चुका था कि उसके ब्लॉक्स नीचे गिर गए, जिसके बाद इसके रेस्टोरेशन के लिए सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया और वो अभी भी इसकी देखरेख कर रही है। तो दोस्तों, ये है स्फिंक्स के कुछ ऐसे रहस्य और कुछ ऐसी जानकारियां जिनसे आज भी दुनिया अनजान है। वैसे दोस्तों, क्या आपको स्फिंक्स के बारे में ये जानकारी पहले से पता थी? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।